गुड। तो एनेस्थीसिया बहुत बार नाम सुना भी होगा, तो चलो आओ जान भी लेते हैं होता क्या है एनेस्थीसिया। क्या होता है वैसे बाय द वे एनेस्थीसिया? देखो मेरे को किताबी लैंग्वेज नहीं पसंद, बताओ आप अपने हिसाब से बताओ व्हाट इज एनेस्थीसिया। बोलो, अरे कमेंट करो यार। टू वे कम्युनिकेशन इज बेस्ट। आई हेट वन वे कम्युनिकेशन की मैं ही बोल रहा हूं आप ही सुनते जाओ। वो तो आगे तक आती रहेगी लैंग्वेज तो। चलो तो क्या होता है, insensitivity to pain, insensitivity to pain especially as artificially induced by the administrations of the gases and any other substance। किसी भी सब्सटेंस या गैसेस के थ्रू आर्टिफिशियली पेन से insensitivity, हाँ, दर्द निवारक सीधे शब्दों में आप बोल सकते हो, जो आप देते हो जस्ट बिफोर या प्रायर टू दी सर्जरी, किसी भी सर्जरी से पहले सेंसेशन। हाँ जी बिल्कुल सही बात, सेंसेशन को लॉस करना। तो आओ एनेस्थीसिया पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा घूम कर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। एक बार हम घूम कर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, हम घूम कर आते हैं। चलो आओ। तो देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये आपकी ब्रेन की सेल्स हैं, ये आपकी ब्रेन सेल्स हैं। ये ब्रेन सेल्स के अंदर एंट्री का रास्ता है जहां से कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करता है। तो भाई साहब इसके गेट के ऊपर दो चौकीदार बैठे हैं। एक चौकीदार ये है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, और एक चौकीदार ये है जिसका नाम होता है गाबा। एक होता है एसिटाइल कोलिन और दूसरा होता है गाबा। एक होता है, हाँ, तो ये दो रिसेप्टर्स होते हैं जो बेसिकली ब्रेन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये दो रिसेप्टर्स तो बेसिकली दो वैरायटी के यहां पर चौकीदार है। एक चौकीदार का नाम होता है एसिटाइल कोलिन और एक चौकीदार का नाम होता है गाबा। ये दो वैरायटी के चौकीदार है जो आपके ब्रेन सेल्स के दरवाजे पर बैठे हुए। जब भी एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर्स एक्टिवेट होता है ये ब्रेन के अंदर अलाउ करता है पॉजिटिव चार्जेस को एंटर होने के लिए कि भाई तुम पॉजिटिव आओ अंदर जाओ। और जब भी पॉजिटिव चार्ज ब्रेन सेल्स के अंदर एंटर होता है तो ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी बढ़ती है, ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, जब भी गाबा का रिसेप्टर्स एक्टिवेट होता है तो ये अलाउ करता है ब्रेन सेल्स के अंदर एंटर होने के लिए नेगेटिव चार्ज। किसको एंटर करवाता है? नेगेटिव चार्ज। और जब ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी या ब्रेन सेल्स के अंदर नेगेटिव चार्जेस एंटर होते हैं तो ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी डाउन हो जाती है, ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी डाउन हो जाती है। बेसिकली समझना इस फंडे को। अब कितना नेगेटिव चार्ज, बेसिकली हम बात कर रहे हैं एनेस्थीसिया से रिलेटेड, तो हम ब्रेन सेल्स के एक्टिविटी के डाउन होने की बात करेंगे यहां पर। तो जब भी गाबा का रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है इट अलाउ द नेगेटिव चार्जेस टू एंटर इनटू द ब्लड। अब नेगेटिव चार्ज कितना एंटर हो रहा है, अगर थोड़ा हो रहा है तो ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी इतनी सप्रेस होगी, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो इतनी होगी, उससे ज्यादा हो रहा है तो इतनी होगी, और उससे ज्यादा एंटर हो रहा है तो इतनी। मतलब these are the stages of CNS depressions, these are the stages of CNS depressions। बहुत सारी चीजें यहां पर मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। These are the stages of CNS depression। अगर आप इतना डिप्रेस करते हो इसको तो आप बोलते हो सेडेशंस, अगर आप इतना डिप्रेस करते हो तो इसको आप बोलते हो हिप्नोसिस, आप इतना डिप्रेस करते हो तो इसको आप बोलते हो एनेस्थेटिक इफेक्ट, और आप इतना डिप्रेस करते हो तो कंडीशन कॉल्ड कोमा। मतलब देख लो सीधा सा फंडा है। सब बताएंगे मोनिका डॉक्टर, सब बताएंगे, एक बात सुनते जाओ। अगर आप थोड़ा सा, अरे भाई थोड़े अमाउंट के अंदर अगर आप ये गाबा को स्टिमुलेट करने वाले सब्सटेंस लोगे तो सीएनएस इतना डिप्रेस होगा।
अरे भाई सीएनएस, सीधे शब्दों में बात करूं नशा, अगर मैं नशे की बात करूं तो मार्केट में जितने नशे अवेलेबल है, नशे सारे सीएनएस डिप्रेसेंट होता है। देखो दुनिया की सबसे हसीन चीज है नींद, दुनिया की सबसे हसीन चीज क्या है? नींद। सोने में जो मजा है वो मजा किसी में भी नहीं है। तो अगर आप सोना चाहते हो तो आराम से जाकर सो जाओ। बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर होता है क्या, गाबा स्टिमुलेट होता है, नेगेटिव चार्ज को अलो करता है और आप धीरे धीरे सुकून की नींद में चले जाते हो। अब कोई बंदा है जिसको किसी कारणवश नींद ना आ रही, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या लेगा? दवाइयां खाएगा। जो दवाइयां वो सोने के लिए खाता है, जो दवाइयां वो सोने के लिए खाता है, वो सारी दवाइयां गाबा को स्टिमुलेट करने वाली होती है या एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करने वाली होती है। दो तरीके भाई साहब, सीएनएस की एक्टिविटी को डिप्रेस करने के दो तरीके आपके पास, या तो गाबा को स्टिमुलेट करो और या फिर एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करो। तो एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करने वाली मार्केट में बहुत सारी ड्रग है, जैसे मेथाडोल, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्रामाडोल। दीज आर अफेक्टिंग द एनएमडीए, एन-मिथाइल डी एस्पार्टेट के ऊपर वो एक्ट करती है और एसिटाइलकोलिन के एंट्री को ब्लॉक करती है। बेसिक शब्दों में, सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं गाबा की, तो जब गाबा का रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, इट अलाउ द नेगेटिव चार्जेस टू एंटर इनटू द ब्लड, ऑन दैट टाइम व्हाट विल हैपन, सीएनएस जाएगा डिक्रीज। अब डिपेंड करेगा कि कितना नेगेटिव चार्ज ब्रेन के अंदर एंटर हो रहा है, उसके हिसाब से इफेक्ट आएगा। भाई आपने 0.25 mg की एल्फ्रेक्स दी है तो इतना, अगर आप 0.5 दोगे तो इतना, अगर आप 1 ग्राम दोगे तो इतना, और अगर आप 5 ग्राम दोगे तो इतना। मतलब अगर आपने सीएनएस डिप्रेशन का बड़ा लार्ज डोज दिया तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। समझ रहे हो? अरे बेसिकली चीज समझ आ रही है आपको? तो चलो आओ बात करते हैं। देखो ड्रग वो कि मैं डायजेपाम का एग्जांपल लेता हूं। डायजेपाम इज अ गुड काइंड ऑफ सीएनएस डिप्रेशन एजेंट। तो डायजेपाम जब आप देते हो तो डायजेपाम क्या करते हैं, आप 0.25 में दोगे तो वो सडेशन लाएगी। व्हाट इज सडेशन? दिमाग की सोचने की एबिलिटी का कम हो जाना, इसको सडेशन। मतलब अगर आपके साथ में आज कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ घटना घटित हो गई और ऐसी घटना घटित हुई कि वो रास्ते में आप घर जा रहे, घर सोए तो आपके नींद के दिमाग में वही चीज चल रही कि यार क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो सोच के कारण आप सो नहीं पा रहे। अगर आपकी सोच को हटा दिया जाए तो आप आराम से सो जाओगे। तो आपने 0.25 mg का डायजेपाम दिया, इसने क्या किया, ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी कम की, सिर्फ सोचने की। अब सोचने की कम हुई तो नींद आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और अगर कोई हरी चटनी के नशे करने वाला इंसान है, अरे भाई कोई बंदा जो हरी चटनी के नशे करता है, मतलब नशा तो उसके लिए खेल है, वो कुछ भी चीज लेता है, तो ऐसी कंडीशन में आप 0.25 दोगे तो इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो? सडेशन का मतलब ये नहीं, आप बोलते हो ना कि हमने पेशेंट को सडेटिव दिया, पेशेंट सो रहा है, नहीं, सडेटिव देने पर सोता नहीं है इंसान। सडेशन के बाद में ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो नींद आ भी सकती है, और जो हरी चटनी के नशे करता है उनको आएगी भी नहीं। तो ऐसे में उनका डोज बढ़ाना पड़ता है। सीधे मायने में अगर कहा जाए तो जो ड्रग सोचना कम कर रहा है वो सडेटिव है, जो ड्रग स्लीप इंड्यूस कर रहा है वो हिप्नोटिक्स है। मतलब जो सडेशन लाए वो सडेटिव, जो स्लीप इंड्यूस कर रहा है वो हिप्नोटिक्स, और जो एनेस्थेटिक इफेक्ट लाए वो एनेस्थीसिया, और जो कोमा में जाए वो आपका एक वैरायटी से टॉक्सिक डोज हो गया, एक वैरायटी से आपका टॉक्सिक डोज हो गया। जुड़ना है यहाँ पर, हम बात करेंगे इसकी। देखो ड्रग वो की वो है, अगर आप 0.25 mg में देते हो, अगर आप 0.25 mg में देते हो तो वो सडेटिव है, 0.5 में देते हो तो हिप्नोटिक्स है, 1 ग्राम देते हो तो एनेस्थीसिया है, और 5 ग्राम देते हो तो टॉक्सिक। अरे रिश्ता वही, सोच नहीं। ड्रग वो की वो, इफेक्ट के हिसाब से उन ड्रगों के नाम बदल गए, इफेक्ट के हिसाब से उन ड्रगों के नाम बदल गए। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं इस पॉइंट की, एनेस्थीसिया। तो आओ बात करते हैं एनेस्थीसिया के बारे में। अब तो बेसिकली आपको सीधा सीधा मोटे मोटे शब्दों में पता चल गया होगा कि एनेस्थीसिया क्या होता है। तो एनेस्थीसिया इज ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी डाउन ले जाना, ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी डाउन ले जाना, ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी डाउन ले जाना। समझ आया कुछ? अरे समझ आया कुछ तो आगे बढ़े। चलो तो आओ बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया की। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। आज मेरे पास पीपीटी नहीं है, मैं बेसिकली अपने हाथ से ही पढ़ा रहा हूं आपको, पीपीटी नहीं है मेरे पास। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया की। तो आओ, एनेस्थीसिया कितने टाइप का होता है? तो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो एनेस्थीसिया बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका जनरलाइज्ड, एक होता है जनरलाइज्ड एनेस्थीसिया जो पूरी बॉडी को पैरालाइज करे, दूसरा आता है आपका रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया, और तीसरा आता है आपका लोकल एनेस्थीसिया,
जुड़े रहना, इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैं आपको वहीं की वहीं हाथों हाथ दिखाते हुए चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चंस कहां से पुट अप किया जा सकता है। सॉरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया की। तो एनेस्थीसिया 3 टाइप का होता है, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एंड लोकल एनेस्थीसिया। जनरल, रीजनल और लोकल। सबसे पहले बात करते हैं जनरल। देखो, जनरल एनेस्थीसिया वो एनेस्थीसिया जो फुल बॉडी को एनेस्थेटाइज कर दे, ऐसे एनेस्थीसिया को अपन बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। वो एनेस्थीसिया जो पूरी बॉडी को एनेस्थेटाइज कर दे उसको अपन बोलते हैं जनरल, मतलब पूरी बॉडी सुन, पूरी बॉडी सुन। समझ आ रहा होगा? समझ आ रहा है? दूसरा आता है भाई साहब रीजनल। रीजनल का मतलब है पर्टिकुलर किसी पार्ट को, पर्टिकुलर किसी रीजन को आप ब्लॉक कर रहे हो, पर्टिकुलर किसी रीजन को आप ब्लॉक कर रहे हो। अब पेरिफेरल के, सॉरी, रीजनल के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो रीजनल एनेस्थीसिया आप कहां पे रीजनल एनेस्थीसिया यूज में ले सकते हो, मतलब किन किन चीजों को ब्लॉक करें। वैसे नाम में पता चल रहा है रीजनल, मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन को ब्लॉक करने के पर्पस से आप यूज में लेते हो रीजनल एनेस्थीसिया। तो यहां पर मैं बात करूं, देखना, रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर आप सबसे पहला यूज में लेते हो पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, आप पेरिफेरली किसी नर्व को ब्लॉक करके किसी एक पार्ट को एनेस्थेटाइज कर सकते हो, किससे? रीजनल एनेस्थीसिया से। दूसरा अगर मैं बात करूं तो प्लेक्सस ब्लॉक, ये भी एक टाइप का रीजनल है। भाई जो प्लेक्सस आप ब्लॉक कर रहे हो उस प्लेक्सस से कौन सा पार्ट डील कर रहा है, वो पार्ट पूरा एनेस्थेटाइज हो जाएगा। बोलो सही या गलत? अरे बोलो सही या गलत? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एपिड्यूरल, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, एपिड्यूरल, एपिड्यूरल ये भी एक टाइप का रीजनल एनेस्थीसिया है, ये भी एक टाइप का रीजनल एनेस्थीसिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्पाइनल, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्पाइनल, स्पाइनल एनेस्थीसिया देखा होगा। अरे जब भी एलएससीएस करते हैं तो एलएससीएस करवाते टाइम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। क्या लोअर बॉडी पार्ट बिकम एनेस्थेटाइज्ड, बल्कि अपर इंसान कॉन्शियस रहता है। देखना, कोई पूछ रहा, एक बार मैं भी एक एलएससीएस असेस करवा रहा था, हाँ, तो वहां पर वो मोहतरमा बोली कि कैसा है बच्चा। मैंने कहा कैसा है का क्या मतलब, तो कि गोरा है या काला है। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो कि नहीं, इसके पापा काले हैं ना, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि बच्चा मेरे पे गया है या पापा पे गया है। हाँ, तो देख लो, ऐसे ऐसे सीन देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया तो पूरी बॉडी एनेस्थेटाइज नहीं, सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट, एब्डोमेन से नीचे वाला स्पाइनल। आप स्पाइनल लेते हो तो देखा होगा आपने एनेस्थीसिया के टाइप पर बेसिकली यूज में लिया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। चलो, ओके। इसके अलावा एक और आप देख सकते हो, इंट्रावीनस रीजनल भी आता है, एक इंट्रावीनस रीजनल। उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर वेन में देखकर उस पर्टिकुलर पार्ट को एनेस्थेटाइज कर देते हो, तो इंट्रावीनस रीजनल बोलते हैं। तो दीज आर द रीजनल एनेस्थीसिया। देखो, जनरल एनेस्थीसिया मतलब फुल बॉडी पैरालाइज, रीजनल एनेस्थीसिया मतलब किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को आप एनेस्थेटाइज कर रहे हो। वहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के थ्रू कर सकते हो, आप प्लेक्सस ब्लॉक के थ्रू कर सकते हो, आप एपिड्यूरल के थ्रू कर सकते हो, स्पाइनल के थ्रू कर सकते हो, और आप इंट्रावीनस रीजनल के बेसिस पे कर सकते हो। गॉट इट? चलो, बात करूं मैं लोकल की, लोकल एनेस्थीसिया की अगर मैं बात करूं तो आपको अच्छे से पता है कि लोकल एनेस्थीसिया क्या काम करते हैं। हाँ, तो किसी लोकल सरफेस को एनेस्थेटाइज करने के लिए आप जो एनेस्थीसिया यूज में लेते हो, दिस आर द लोकल। और ये आपके इंजेक्टेबल भी हो सकते हैं, ये आपके इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं, और सरफेस यूज वाले, अरे देखे होंगे जेली, हाँ, उन्हीं की बात हो रही थी। ये दोनों टाइप के होते हैं आपके पास, ये आपके पास दोनों टाइप के होते हैं। गॉट इट? हाँ, तो अब एफओएन पढ़ा दो 20 तारीख तक। चलो, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे एफओएन। चलो, अब बात करते हैं कि जब भी आप एनेस्थीसिया देते हो तो उस एनेस्थीसिया की भी कुछ स्टेजेस होती है। लोग,
ये तो थी सीएनएस डिप्रेशन की स्टेजेस। सीएनएस डिप्रेशन की सबसे पहली स्टेज आती है सेडेशन, दूसरी हिप्नोसिस, तीसरी स्टेज आती है एनेस्थीसिया और चौथी स्टेज आती है कोमा। अब हम बात कर रहे हैं एनेस्थीसिया की, तो एनेस्थीसिया की भी स्टेज होती है। तो स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया की कौन कौन सी स्टेजेस होती है? हाँ, आज इस सानिया रियाज भाई टॉपिकल का ही एग्जांपल था। लोकल, एक लोकल में टॉपिकल भी तो आता है, इंजेक्टेबल भी आता है, टॉपिकल भी आता है, जो आप सरफेस के तौर पर यूज में लेते हो। लिग्नोकेन हो गया आपका। हाँ, गुड। तो हम बात करें स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया की। तो एनेस्थीसिया की कौन कौन सी स्टेजेस होती है? तो एनेस्थीसिया की सबसे पहली स्टेज आती है क्या? तो सबसे पहली स्टेज आती है एनाल्जेसिया। मैंने कहा था एनाल्जेसिया, इस वर्ड का मतलब समझो पहले, इस वर्ड का मतलब समझना। एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिया मतलब कहीं ना कहीं पेन से डील करता है। लो, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा यहाँ पर, देखो अच्छे से समझना, लाख रुपए की बात बता रहा हूं आपको मैं यहाँ पर। ये आपके पैर के अंदर कोई चीज, कोई इंफेक्शन हुआ है या कुछ घटना घटित हुई है जिसके कारण यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको पेन करवा रहे हैं। इस जगह पर क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। अब इस पेन का आपको पता कैसे चल रहा है? क्योंकि यहां से एक नर्व ब्रेन के पास में जा रही है और वो ब्रेन को बोल रही है कि यहाँ पे पेन हो रहा है, इसको एहसास करवा भाई। पेन हो रहा है, इसको एहसास कर रहा, तो ब्रेन ने आपको एहसास करवाया कि आपके पैर में कुछ घटना घट गई, मुझे पेन हो रहा है। अब इस पेन को अगर ठीक करना है तो आपके पास दो रास्ते, या तो इस पेन के जो कारण है इन कारणों को ब्लॉक कर दो, तो यहां पर आप ड्रग दोगे क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। समझना एक चीज को, जिसको आप बोलते हो एनएसएआईडी, जिसको आप बोलते हो NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। तो यहां पर अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस जो हो रहा है इसको अगर आप ब्लॉक करते हो, इसको अगर आप ब्लॉक करते हो, देन व्हाट विल हैपन? पेन सेंसेशन। तो अगर या तो आप इस जगह के ऊपर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे हैं इनको पेन, इनको ब्लॉक कर दो, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होगा? ऐसी कंडीशंस के अंदर आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस बंद हो जाएगा, तो पेन सेंसेशन बंद हो जाएगी, क्योंकि पेन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन जिम्मेदार है। या दूसरी चॉइस आपके पास क्या रहती है? तो दूसरी चॉइस रहती है कि भाई यही तो है जो पेन का एहसास करवा रहा है आपको, अरे यही तो है जो आपको पेन का एहसास करवा रहा है, तो क्यों ना यहां से इसको ब्लॉक कर दिया जाए। जो नर्व पेन का एहसास करवा रही है, क्यों ना उस नर्व के इंपल्स ट्रांसमिशन को ही बंद कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर या इस टाइप पर आप सीएनएस को डिप्रेस कर दो, क्योंकि पेन सेंसेशन डील तो आपका सीएनएस ही करता है। अरे भाई, पेन सेंसेशन डीलिंग तो आपका ब्रेन ही कर रहा है, तो ऐसे में आप इसको ब्लॉक करना। तो आपने देखा होगा एस्प्रिन लेने पर भी पैर का पेन ठीक हो गया और ट्रामाडोल लेने पर भी पैर का पेन ठीक हो गया। तो इन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग थे। पेन सेंसेशन बंद करवाया, एक ने यहां काम किया तो दूसरे ने यहां काम किया। अरे समझ आ रहा है कुछ बाल को? तो ज्यादा लेंथी हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट लेकर चलेंगे यहाँ पर। चलो, तो मैं बात कर रहा था एनाल्जेसिया। तो सबसे पहले सीएनएस का इफेक्ट कम जाएगा। भाई आपने देखा है ना एनेस्थीसिया का इफेक्ट, मैंने आपको अभी स्टेजेस बताई थी सीएनएस डिप्रेशन की। तो बोलो एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक एजेंट देने पर पेन ठीक होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहली स्टेज ही आती है क्या? एनाल्जेसिया। आपका पेन सेंसेशन हो जाएगा बंद। पेन सेंसेशन क्या हो जाएगा? बंद। समझ आया? हाँ। दूसरी चीज, इसमें पेशेंट कॉन्शियस हो रहा है बट थोड़ा सा ड्राउजी, क्योंकि सीएनएस से डिप्रेस हो रहा है, क्योंकि सीएनएस डिप्रेस हो रहा है। दूसरी स्टेज, जैसे पहली स्टेज को पार किया, अब सीएनएस इतना, एनेस्थेटिक एजेंट इतना काम कर रहा है। सेकंड स्टेज, इसको आप बोलते हो एक्साइटमेंट स्टेज। क्या बोलते हो? एक्साइटमेंट स्टेज। एक्साइटमेंट स्टेज।
एक्साइटमेंट स्टेज। तो एक्साइटमेंट स्टेज की मैं बात करूं तो इसमें पेशेंट्स का पूरा कॉन्शियस लेवल डाउन आ जाता है, कॉन्शियसनेस उसकी लॉस हो जाती है और पेशेंट्स की एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। अरे किसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है भाई साहब यहाँ पर? त्रिशा। और ये कौन है भाई? शौकीन, योगिता शौकीन। किसकी एनिवर्सरी? आपकी। विश यू मेनी मेनी हैप्पी एनिवर्सरी। चलो, तो एक्साइटमेंट स्टेज में होता क्या है, कॉन्शियसनेस तो डाउन जाती है, कॉन्शियसनेस डाउन जाती है और एक्टिविटी बढ़ जाती है। हाथ पैर मारता है पेशेंट, कभी देखना। अरे हाथ पैर मारता है पेशेंट, कभी देखना। हाँ जी, चलो चलते हैं आगे। तीसरी स्टेज आती है इतना, ये डिप्रेशन। और इस तीसरी स्टेज को अपन बोलते हैं सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया यही वो स्टेज है जहां पर इंसान के अंदर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जहां पर इंसान के अंदर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। रिलैक्स, रिलैक्स पूरी की पूरी बॉडी, मसल्स मतलब पूरा का पूरा ब्रेन रिलैक्स, पूरा की पूरी मसल्स रिलैक्स। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आप तो सर्जरी परफॉर्म करते हो। और अगर आपने थोड़ा सा और ओवरडोज दे दिया, थोड़ा सा और ओवरडोज दे दिया तो सीएनएस और ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा और एक कंडीशन अराइज होगी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या? मेड्यूलरी पैरालिसिस। मेड्यूलरी पैरालिसिस सीधे शब्दों में कहे तो कोमा की ही स्टेज है, कोमा की ही स्टेज है। ये ओवरडोज के कारण होता है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा सकता है और पेशेंट मर सकता है। देखो, आप जब भी एनेस्थेटिक एजेंट देते हो, सिंपल सी बात है, बॉडी के अंदर अंदर होने वाले हर काम ब्रेन करवाता है। देखना, सुनना, खाना पीना, सूंघना, सांस लेना, उल्टी करना, सीधी करना, सबके सब काम कौन करवाता है? ब्रेन करवाता है। तो अगर आप एनेस्थेटिक एजेंट दे रहे हो तो वो यहां से डील कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपका रेस्पिरेटरी रेट भी डाउन जा सकता है। इसीलिए तो किसी भी पेशेंट को अगर आप जनरल एनेस्थीसिया देते हो जिसमें ब्रेन को आपको सडेट करना है या ब्रेन को डिक्लाइन करना है, ब्रेन की एक्टिविटी को सबसाइड करना है, तो ऐसे में हमेशा पहले रेस्पिरेशन का पहले ध्यान रखना है आपको। तो आपको पता ही है, जब भी किसी पेशेंट को जीए जनरल एनेस्थीसिया देना होता है उससे पहले पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है। ताकि क्यों? क्योंकि दिमाग शांत हो गया है, तो ऐसे में वो सांस नहीं लेगा, और सांस नहीं लेगा इंसान तो ऐसे में मशीन से आर्टिफिशियली सांस दी जाती है पेशेंट को, जिसको आप बोलते हो क्या? मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो पेशेंट को इंट्यूबेट करके पहले वेंटिलेटर के ऊपर डालते हो आप। अरे इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर के ऊपर डालते हो, उसके बाद में आपकी सर्जरी चलती रहेगी उधर और पेशेंट को सांस मशीन देती रहेगी। अब ड्रग है, मेटाबोलाइज होकर बॉडी से बाहर तो निकलेगी, डोज पर डिपेंड करता है कि कितना डोज क्या है। तो जैसे जैसे वो बॉडी से बाहर निकलती जाएगी वैसे वैसे ब्रेन वापस अपनी एक्टिविटी बढ़ाता जाएगा, पेशेंट वापस होश में हो जाएगा और पेशेंट को आप एक्सट्यूबेट कर लोगे। ये हो गई भाई साहब सर्जरी आपकी। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की बेसिकली 4 स्टेज होती है। तीसरी स्टेज को आप बोलते हो सर्जिकल एनेस्थीसिया, जिसमें आपका सर्जरी परफॉर्म होता है, जिसमें आपका सर्जरी परफॉर्म होता है। अरे बोलो, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो गया तो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेस में चला जाएगा। चलो, तो आओ अब आते हैं मुद्दे की बात। अगर किसी इंसान को एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो एनेस्थीसिया दिया जाने से पहले आपको कुछ मेडिकेशंस का ध्यान रखना है जो देनी है। आपको कुछ मेडिकेशंस का ध्यान रखना है जो उस पेशेंट को देनी है, जिसको आप बोलते हो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। क्या बोलते हो? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस बोला जाता है। अरे बोलो महात्माओं, क्या बोला जाता है? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। यहीं से आपका क्वेश्चन पहला बनेगा, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, एनेस्थीसिया से पहले कौन कौन सी मेडिकेशन दी जाती हैं? तो सुनो, अब आपको पता है कि एनेस्थीसिया बॉडी में जाकर क्या क्या करेगा। तो एनेस्थीसिया बॉडी में जाकर क्या क्या करेगा, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए पहले ही पेशेंट को प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पर कुछ दवाइयां दी जाती है जो किसी कंडीशंस के अगेंस्ट दी जाती है। तो हम कंडीशंस के साथ में देखेंगे। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के अंदर नहीं 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 विनीता, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बाद में दोगे। तो चलो, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पर मैं सबसे पहले दूंगा यहाँ पर बेंजोडाइजेपाम। आपने देखा होगा बेंजोडाइजेपाम, लोराजेपाम, मिडास, सीधे शब्दों में ग्रुप ही है जिसका नाम है बेंजोडाइजेपाम। बेंजोडाइजेपाम, बेंजोडाइजेपाम नाम तो सुना होगा आपने, सॉरी, बेंजोडाइजेपाम, लोराजेपाम, हालांकि एक ही ग्रुप है, मिडास,
ये जो ड्रग है दीज आर द प्री एनेस्थेटिक ड्रग, पहली कैटेगरी के अंदर आती है आपकी प्री एनेस्थेटिक के अंदर कौन सी, बेंजोडाइजेपाम, लोराजेपाम या मिडास। और इनको देने के पीछे पर्पस होता है, देखो अगर किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए जा रहे हो, पेशेंट कौन से भाई सर्जरी रूम के अंदर लाया जा रहा है और आप उसको आप बातें करवा रहे हो इसको एनेस्थीसिया देना ये करना, तो पेशेंट को जो एंजाइटी होती है उस एंजाइटी को प्रिवेंट करता है, तो रिड्यूस एंजाइटी देने के पीछे पर्पस, टू रिड्यूस एंजाइटी। तो एनेस्थीसिया से होने वाली एंजाइटी को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या देते हो, आप देते हो दीज ड्रग, बेंजोडाइजेपाम, लोराजेपाम या मिडास आप यहां पर देते हो। देखो एंटीबायोटिक तो सर्जरी से पहले देना बनता ही है, क्यों, क्योंकि सर्जरी हो रही है, कट लग रहा है, तो हॉस्पिटल के अंदर है पेशेंट, तो हॉस्पिटल के अंदर ये देखो इकोलाई, यहाँ तो इकोलाई बैठा है सिर्फ। हॉस्पिटल तो एक वैरायटी ऑफ पैथोजेंस का शोरूम होता है, हॉस्पिटल तो एक वैरायटी ऑफ पैथोजेंस का शोरूम होता है, वहां पर तो नाना भांति भांति प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे क्या, पैथोजन। तो इंतजार करे कि कब खून दिखे और कब हम जाकर उसमें लगे। तो अगर आपने कट लगाया और वहां पर जैसे ही ब्लीडिंग हुई तो पैथोजन आकर बैठ जाए, आपको क्या लगता है बोटी को कितनी स्ट्राइक कर दो, कंप्लीट स्ट्राइक आप उसको कभी कर ही नहीं सकते। तो जब आप आओगे तो आपके साथ साथ अंदर आ जाएगा वो। आप ओटी स्ट्राइक करने के लिए आपने फॉगिंग चला दी, वो बैक्टीरिया गेट के पास जाकर बैठ गया, कभी तो खुलेगी। तो जैसे फॉगिंग पूरी होने के बाद में आपने खोल दी, आपके साथ साथ कोई कोलाई अंदर आ गया या कोई भी स्यूडोमोनास, द मोस्ट कॉमन पैथोजेंस जो आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है वो क्या है, स्यूडोमोनास। देखा होगा आपने वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, द मोस्ट कॉमन नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। गलतफहमी में मत रहना कि यूटीआई है, यूटीआई नहीं है, दिस इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द स्यूडोमोनास। अगर ऑप्शन में स्यूडोमोनास ना हो तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आप इसका आंसर दे सकते हो, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। तो आओ बात करते हैं, सबसे पहली ड्रग प्री एनेस्थेटिक के तौर पर आप देते हो बेंजोडाइजेपाम, लोराजेपाम और मिडास, और इनको देने के पीछे पर्पस क्या है, तो इनको देने के पीछे पर्पस होता है टू रिड्यूस द एंजाइटी। दूसरी ड्रग सेकंड जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के तौर पर यहां पर आप देने वाले हो, तो उस ड्रग का नाम होता है आपका एट्रोपिन या ग्लाइकोपाइरुलेट। एट्रोपिन, एट्रोपिन नाम तो सुना होगा, अरे नाम तो सुना होगा एट्रोपिन, या दूसरी ड्रग होती है ग्लाइकोपाइरुलेट। ये दूसरी मेडिकेशंस हैं जो आप देते हो, और किस पर्पस के लिए, तो ये आप देते हो टू रिड्यूस। इसको देने के पीछे आपका पर्पस होता है क्या, बहुत ही कॉमन जो सबको ही पता है इसका पर्पस क्या, टू रिड्यूस सलाइवेशन। वेरी गुड, सलाइवा को रिड्यूस करने के लिए और ब्रोंकियल सिक्रीशंस को डाउन करने के लिए। तो ब्रोंकियल डिक्रीज सलाइवा और दूसरा डिक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशंस। डिक्रीज सलाइवा एंड डिक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशंस, इस पर्पस से दिया जाता है आपका एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरुलेट ड्रग। अगली तीसरी ड्रग जो प्री एनेस्थेटिक के तौर पर, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना कि एनेस्थीसिया प्री एनेस्थेटिक कंडीशंस के अंदर जीआई रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को ब्लॉक करने के लिए, सबसाइड या डिक्रीज करने के लिए कौन सी ड्रग यूज में ली जाती है, तो देयर आर द टू ड्रग्स। ऑप्शन फर्स्ट सर्च करना आपको एट्रोपिन, अगर ऑप्शन में एट्रोपिन नहीं हो देन यू कैन गो फॉर द ग्लाइकोपाइरुलेट, ग्लाइकोपाइरुलेट। सेकंड अगर मैं यहां पर बात करूं तो तीसरी ड्रग एनाल्जेसिक्स जो आप प्री मेडिकेशंस के तौर पर दे सकते हो। एनाल्जेसिक्स जो आपको प्री मेडिकेशंस के तौर पर दे सकते हो, तो एनाल्जेसिक्स के अंदर आप क्या क्या ड्रग यहां पर दे सकते हो, तो एनाल्जेसिक्स के तौर पर आप यहां पर दे सकते हो क्या, तो आप दे सकते हो मॉर्फिन, पैथिडिन। यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखूंगा मॉर्फिन। मॉर्फिन, तो ये ड्रग जो ऐसी है मॉर्फिन, ये प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों कंडीशंस में दी जा सकती है टू रिलीव द पेन, टू रिड्यूस पेन, टू रिड्यूस पेन प्री और पोस्ट, चाहे प्री ऑपरेटिव कंडीशंस हो चाहे पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस हो, इन दोनों कंडीशंस के अंदर आप पेन सबसाइड करने के पर्पस से ये ड्रग यहां पर दे सकते हैं। गॉट इट।
अब आते हैं बेसिकली बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट जनरल एनेस्थीसिया के ऊपर। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर अपन समझने वाले हैं वो है जनरल एनेस्थीसिया। यही चीज जो आपको यहाँ पर पढ़नी है और वही चीज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या हम बेसिकली बात ही जनरल एनेस्थीसिया के ऊपर ही करेंगे। तो जनरल एनेस्थीसिया मतलब फुल बॉडी एनेस्थेटाइज, जनरल एनेस्थीसिया। कौन सा एनेस्थीसिया? जनरल एनेस्थीसिया। तो बेसिकली अगर मैं जनरल एनेस्थीसिया की बात करूं यहाँ पर, तो जनरल एनेस्थीसिया दो टाइप का होता है। जनरल एनेस्थीसिया दो टाइप का होता है। हाँ, पहले भी देते हैं बाद में भी देते हैं। चारों क्या चीज की बात कर रहे हो? एनेस्थेटिक एजेंट की बात कर रहे हो या एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे? एंटीबायोटिक अगर पूछा जाता है कि सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक कब देनी है, तो जस्ट प्रायर टू दी सर्जरी, सर्जरी स्टार्ट होने से पहले। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको आईवी ओरल मेंशन नहीं कर रखा होता, बेसिकली हम आईवी ही प्रोवाइड करते हैं। अगर मेंशन कर रखा है ओरल, देन यू विल गो फॉर दी 1 ईयर, नॉट 1 ईयर, 1 हार बिफोर दी सर्जरी। 1 घंटे पहले आप देते, क्योंकि ओरल मेडिकेशंस को सर्कुलेशन में पहुंचने में कम से कम 1 घंटे का टाइम, आधे से 1 घंटे का टाइम लगता था, आप 1 घंटे पहले वहां पर दोगे। बट हम आईवी यूज करते हैं, तो आईवी क्या है? इधर दी आईवी आप डेंटिंग पेंटिंग करोगे साइड की, तब तक वो सर्कुलेशन में आ जाएगी, 5 मिनट तो लगते हैं। कौशल सेन, मैं ट्राई तो रोज करता हूं, बट क्या करूं यार, थोड़ा सा समय का पंगा है। अरे भाई समय का पंगा है, दिन 24 घंटे का ही होता है, क्या करे। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आता रहूं बीच बीच में। चलो, तो हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया मतलब फुल बॉडी एनेस्थेटाइज, पूरी की पूरी बॉडी को हम एनेस्थेटाइज कर रहे हैं। यहाँ पर दो टाइप का आता है, आप इनहेलेशन के थ्रू पूरी बॉडी को एनेस्थेटाइज कर सकते हो, और दूसरा आता है भाई साहब आईवी। पहला आता है इनहेलेशन, सूंघने वाले एनेस्थीसिया भाई साहब। कौन से? सुंघाकर बेहोश करने वाले एनेस्थीसिया, हाँ। और दूसरे आते हैं पेरेंट्रल। पेरेंट्रल में बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आईवी। पेरेंट्रल बोलो या फिर आईवी बोलो, बात एक ही है। पेरेंट्रल बोलो या आईवी बोलो, बात एक ही है। यहाँ पर पेरेंट्रल मतलब वो की वो बात है, निडल और सुई और सिरिंज जिसमें यूज में लेता है वो पेरेंट्रल। चलो आओ तो बात करते हैं। थैंक यू। चलो, हाँ जी, मेडिको रॉक प्रणाम जी। चलो, तो बात करते हैं सबसे पहला इनहेलेटरी या इनहेलेशंस वाले एनेस्थीसिया। ये इनहेलेशंस वाले एनेस्थीसिया भी दो टाइप के होते हैं। इनहेलेशंस वाले एनेस्थीसिया भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है गैस और दूसरी होती है वॉलेटाइल ड्रग्स। एक होता है गैस और दूसरी होती है वॉलेटाइल ड्रग। एक होता है गैस और दूसरी होती है वॉलेटाइल ड्रग। वॉलेटाइल ड्रग दो वैरायटी के यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, एक होती है गैस और दूसरी होती है वॉलेटाइल ड्रग। अब गैस के अंदर मैं बेसिकली बात करूं तो गैस के अंदर आप यूज में लेते हो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। और मैंने कलर इसका ब्लू इसलिए लिया है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का कलर कोड ही फ्रेंच ब्लू होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का कलर कोड क्या होता है? फ्रेंच ब्लू होता है नाइट्रस ऑक्साइड का कलर कोड। गॉट इट? समझ आ रहा है यहाँ तक? दूसरी आती है वॉलेटाइल ड्रग या वॉलेटाइल एजेंट बोल सकते हो आप इनको। ये फ्यूम्स के फॉर्मेट में होते हैं। ये तो एक गैस है और ये फ्यूम, भाप के तौर पर ली जाने वाली ड्रग हैं ये, जिनकी भाप बनती है। अरे बोलो, जिनकी क्या बनती है? भाप बनती है। आपने नाम सुना होगा, आपने यहां पर नाम सुना होगा हेलोथिन। आपने नाम सुना होगा हेलोथिन, सुने हो नाम? गुड। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पर देना चाहूं तो आपने नाम सुना होगा ईथर। ईथर। तीसरा नाम आपने यहां पर सुना होगा, अच्छा एक नाम मैं यहां पर आपको बोलना चाहूंगा जो अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था निमहैंस का। नाम सुना है? आइसोफ्लोरेन। आइसोफ्लोरेन नाम सुने हो नहीं सुने हो? हाँ,
गुड, वेरी गुड, ऐसे पता होना चाहिए आप लोगों को। एंड द लास्ट एक और नाम आपको यहाँ पर वोलेटाइल के फॉर्मेट में मैं लिखवाना पसंद करूंगा, एनफ्लुरेन। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर क्यों लिया था, मैंने यहाँ पर ब्लू कलर क्यों लिया था, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का कलर कोड है ब्लू। कौशल सैम, थैंक यू। ये जो मैंने कलर डाले हैं ना, इसमें ईथर को छोड़ दो, ये व्हाइट तो मैं कॉमनली यूज में लेता हूं। हेलोजन का कलर आपको पता होना चाहिए, आइसोफ्लूरिन का कलर आपको पता होना चाहिए, और एनफ्लूरिन का कलर आपको पता होना चाहिए। रेड, पर्पल और ऑरेंज, रेड, पर्पल और ऑरेंज, ये कलर आपको पता होना चाहिए। रेड, पर्पल और ऑरेंज, गॉट इट। वॉलेटाइल लिक्विड्स के अंदर आते हैं ये, एक टाइप के इनहेलेटरी एनेस्थीसिया के दो टाइप्स हैं। क्लियर है? गुड इवनिंग प्रीतेश, कहां थे? चलो तो आओ बात करते हैं आईवी की। ये थे आपके इनहेलेटरी एजेंट, बात करते हैं आईवी की। तो आईवी के अंदर मैं स्लाइड चेंज करना पसंद करूंगा यहाँ पर, या फिर इसी को चेंज कर लेता हूं मैं। दूसरे आते हैं आईवी, जैसे मैंने आपको अभी समझाया वैसे दूसरे क्या है आईवी। अरे इधर मैंने आपको इनहेलेटरी समझाए हैं, वो उधर वाली स्लाइड पर है। हम बात करते हैं आईवी या पैरेंटरल की। ये आपके भाई साहब दो टाइप के होते हैं, आईवी एनेस्थीसिया या पैरेंटरल एनेस्थीसिया, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक आता है आपका इंड्यूसिंग एजेंट, इंड्यूसिंग एजेंट वैसे तो बेसिकली टाइप एक ही होना चाहिए था। दूसरे आते हैं स्लोअर एक्टिंग, इनकी एक्टिविटी आप नाम से ही पता लगा सकते हो, स्लोअर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। ध्यान रखना, जुड़े रहना, बहुत शानदार सी चीज है यहाँ पर इंड्यूसिंग एजेंट, और इनके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो अगर मैं इंड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो आपने देखा भी होगा, एक इंड्यूसिंग एजेंट आप यूज में लेते हो थायोपेंटीन, दूसरा इंड्यूसिंग एजेंट आप यूज में लेते हो इटोमिडेट, सुना होगा नाम आपने, इटोमिडेट। तीसरा इंड्यूसिंग एजेंट आप यूज में लेते हो प्रोपोफॉल, प्रोपोफॉल, सुने हो नाम। तीसरा इंड्यूसिंग एजेंट आप यूज में लेते हो क्या, प्रोपोफॉल। अरे सुने हो नहीं सुने हो। अब अगर मैं आपको कहीं जुगाड़ बताना चाहूँ कि आप कहीं पर खो गए और आपके ऑप्शन में ये सारी चीजें दे रखी है और आपको कुछ टिक मार्क करना है, तो आंख बंद करके प्रोपोफॉल टिक मार्क कर देना, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इसी के ऊपर आता है, इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा बनते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो अगर मैं बात करूं प्रोपोफॉल की, तो प्रोपोफॉल के बारे में आपको कुछ चीजें बेसिकली और भी जाननी चाहिए प्रोपोफॉल के बारे में। तो प्रोपोफॉल का जो डोज होता है वो होता है 1 to 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एडल्ट में, 1 to 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एडल्ट डोज रहता है इसका इंट्यूशन। हाँ, और देखने में बिल्कुल मिल्की कलर का होता है, बिल्कुल सही बात बोली। अरे देखने में मिल्की कलर का होता है, बिल्कुल सही बात बोली। अभी समझेंगे आपको इटोमिडेट और प्रोपोफॉल के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं बात करूं स्लोअर एक्टिंग की, तो स्लोअर एक्टिंग भी आपके तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप से आप स्लोअर एक्टिंग एनेस्थेटिक आईवी एजेंट या पैरेंटल जो एजेंट है आप यूज में ले सकते हो। एक होते हैं आपके, यहां पर मैं लिखवाऊंगा डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव नाम तो सुना ही होगा, डिसोसिएटिव सुने हो नाम। दूसरा आता है आपका ओपियोइड्स, सेकंड आते हैं आपके ओपियोइड्स, और तीसरे अगर मैं बात करूं तो बेंजोडाइजेपाम, बेंजोडाइजेपाम। चलो, तो डिसोसिएटिव के अंदर एक एग्जांपल याद रखना, कीटामीन, सुना है नाम? अरे नाम सुना है?
कीटामीन, this is the dissociative anesthetic agent। हाँ, वो भी किसमें आता है देख लो, पैरेंटल वाला। और ध्यान रहे 0.5 से 2 mg पर केजी इसका डोज होता है। 0. या अच्छे से याद रखना कुछ चीज इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। 0.5 to 2 mg पर केजी, 0.5 to 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये दिया जाता है एडल्ट इंड्यूसिंग डोज के तौर पर। एंड द बेसिक थिंग इज व्हाट, कीटामीन सफेद कलर में नहीं होता है, ठीक है। कीटामीन सफेद कलर में नहीं होता है, कीटामीन एक ट्रांसपेरेंट कलर में होता है, जिसका कोई कलर ही ना होता। अरे बोलो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। तो कोई कुछ भी पढ़ाए, हर किसी की बातों पे ध्यान ना दिया करो। कीटामीन का कलर मैंने आपको बता दिया कि कीटामीन का कलर कैसा होता है। तो कीटामीन कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो कहीं इसको इंट्रालिपिड के साथ में कोई कनेक्शन नहीं बिठाना है, ठीक है। दूसरा आते हैं ओपियोइड्स। अगर मैं अच्छा डिसोसिएटिव वर्ड का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएटिव? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? अरे बिल्कुल, अगर एक वर्ड के अंदर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं, अगर एक वर्ड के अंदर, तो वो ड्रग जो सेंसरी परसेप्शन को रोक दे। अरे वो ड्रग जो सेंस को रोक दे, सेंसरी परसेप्शन को रोक, मतलब एक अजीब ही दुनिया, एक बढ़िया सा हैंगओवर आप बोल सकते हो। यहाँ समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? अरे पॉइंट समझ आ रहा है? डिसोसिएटिव का मतलब होता है जो सेंसरी परसेप्शन को रोक दे, जो सेंसरी परसेप्शन को रोक दे वो कहलाते हैं आपका। हेलुसिनेशन तो नहीं बोल सकते मोनिका, क्या बोल सकते? हेलुसिनेशन में तो आपके सेंसरी परसेप्शंस होते हैं, हाँ मिस परसेप्शंस होते हैं उसमें, बट परसेप्शन तो होते हैं ना, उसमें परसेप्शंस नहीं होते। एक तरह से फैंटेसी वर्ड आप बोल सकते हो। ऐसा कहते हैं कि कीटामीन एक डिसोसिएटिव इंड्यूसिंग एजेंट है। तो डिसोसिएटिव का मतलब होता है एक जो पेरिफेरल परसेप्शंस को ब्लॉक कर दे, ऐसी ड्रग की कैटेगरी के अंदर आती है। गॉट इट? चलो आओ तो चलते हैं आगे। अगली ड्रग्स आती है आपकी ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स के अंदर आप यूज में लेते हो फेंटा। फ्लोर एक्टिंग के अंदर आप ओपियोइड्स दे सकते हो। तो ओपियोइड फॉल्स परसेप्शन नॉट आकाश, मैं कह रहा हूं जो सेंसरी परसेप्शन को ही रोक दे, जो सेंसरी परसेप्शंस को रोक दे। फॉल्स परसेप्शन इज द, इसमें तो आपका परसेप्शन काम कर रहा है भाई। भाई आंखें रस्सी को सांप देख रही है, रस्सी को सांप देख रही है, मतलब वो कुछ तो देख रही है ना, बट उसमें कुछ नहीं दिखता है। फॉल्स परसेप्शन एक अलग चीज है और एक सेंसरी परसेप्शन का ब्लॉक एक अलग चीज है, उसमें कुछ नहीं। अरे भाई झंडू बाम नहीं है फिर भी झंडू बाम की स्मेल आ रही है, ये क्या है? फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस। अरे बोलो, बट यहां पर परसेप्शन नहीं होता है, पूरा परसेप्शन की ब्लॉक, झंडू बाम है नहीं है, कोई स्मेल ना आने वाली यहां पर, ठीक है। अरे ठीक है, हाँ सपनों की दुनिया, सपनों का वो आंगन कहां, बचपन बता, सॉरी दर्पण बता बचपन कहां, मैंने उल्टा बोल देता, अभी बचपन बता दर्पण कहां, तो दर्पण तो छुपा रखा है। चलो आ जाओ। तो तीसरे आते हैं बेंजोडाइजेपिन। तो आप यहां पर यूज में ले सकते हो क्या, मिडास। मिडास, तो मिडास के बारे में एक चीज याद रखना, देखो यहां पर लिखा है, तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि सबसे शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया के तौर पर आप क्या देते हो, तो मिडास देते हो। सबसे शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया के तौर पर आप क्या देते हो, तो मिडास देते हो। हाँ जी, तो संजय रियाज, गाने तो सारे प्यारे ही होते हैं, बस गाने गाने वाले पे मैं तो बोल बोल के आवाज खत्म हो गई, तो मेरे को भी इंडियन आइडल में जाना था, तो क्या अगर आवाज ये हाँ चलो आ जाओ। तो ये थे आपके आईवी इंड्यूसिंग एजेंट। अब इनमें से मैं आपको ईटो और प्रोपोफॉल के बारे में थोड़ा सा बताना पसंद करूंगा यहाँ पर। तो चलो आओ बात करते हैं ईटो और प्रोपोफॉल की। सबसे पहले मैं बात करूंगा ईटोमिडेट की। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ईटोमिडेट। देखो यहाँ से कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से जो पॉइंट बनेंगे वो आपके क्वेश्चंस हैं जो कभी भी आपके सामने आ सकते हैं। एम्स कुछ भी पूछ लेता है। अरे एम्स ये नहीं जानता कि आप स्टाफ नर्स हो या क्या हो। अगर उसने पूछा है एनेस्थीसिया के बारे में तो आपको बताना है, उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि हम एनेस्थीसिया वाले नहीं है, नहीं भाई, उसको इससे लेना देना नहीं है। दिया है तो आपको एग्जाम
देना ही नहीं। चलो आओ, तो आओ बात करते हैं इटोमिडेट के बारे में। तो सबसे पहली चीज, ये ड्रग नॉन बार्बिचुरेट्स होती है। ये ड्रग बार्बिचुरेट्स नहीं है। बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं तो सुन लो, इधर आओ, मैं आपको बार्बिचुरेट्स का मतलब समझा देता हूं कि बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं। तो बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं तो सुनो, इधर देखो, मैंने जो आपको यहाँ पर बताया था ना, जो ड्रग गाबा के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं, ये दो टाइप की होती है। एक होती है बेंजोडाइजेपाम और दूसरी होती है बार्बिचुरेट। ये दोनों ब्रॉड ग्रुप्स हैं, ये दोनों के दोनों ब्रॉड ग्रुप्स है। ये वो ड्रग हैं जो गाबा को स्टिमुलेट करेंगे, और गाबा स्टिमुलेट होगा तो इंसान सोएगा। ठीक है, चलो, तो जो गाबा के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके नेगेटिव चार्ज को अंदर भेजती है, वो आपके बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपाम, ये दो ब्रॉड ग्रुप है जो सीएनएस डिप्रेशन का काम करते हैं। बार्बिचुरेट्स के अंदर आप पढ़ते हो थायोपेंटोन पढ़ते हो, आप फिनोबार्बिटोन पढ़ते हो, आपको दूसरा बेंजोडाइजेपाम ग्रुप है, तो वो भी दो टाइप की होती है, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आप मिडास पढ़ते हो, लोराजेपाम पढ़ते हो, एल्प्राजोलम पढ़ते हो, जबकि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आप पढ़ते हो क्या, फ्लूंट्राजेपाम, डाइजेपाम, ये सारे लॉन्ग एक्टिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं इटोमिडेट की। तो इटोमिडेट भले सीएनएस को डिप्रेस करता है, मतलब ये मत समझना कि ये बार्बिचुरेट्स कैटेगरी का नहीं हो, ये नॉन बार्बिचुरेट्स है। सबसे दूसरा पॉइंट, इसकी एक्टिविटी, ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ये एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंड्यूसिंग एजेंट है। शॉर्ट एक्टिंग अब आप समझ ही गए कि आपको कहां पर देना है। इटोमिडेट अगर शॉर्ट एक्टिंग है तो कहां देना है आप समझ ही गए, जो कम टाइम वाली चीज है वहां पर आप यूज में लोगे। बेसिकली इंट्यूबेशन के तौर पर आप यूज में लेते हो, बेसिकली इंट्यूबेशन के तौर पर आप यूज में लेते हो। चलो, सबसे बड़ा और उम्दा पॉइंट इसके बारे में जो ध्यान रखना है, लाल से लिखना पसंद करूंगा मैं, नो या मिनिमल चेंजेस इन बीपी। ये ड्रग ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती है, और डालेगी भी तो बहुत ही छोटा इफेक्ट, मतलब इससे बीपी वेरिएट नहीं होगा, इससे बीपी वेरिएट नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि किसी इंसान का बीपी बहुत कम है तो उसको कौन सा इंड्यूसिंग एजेंट देना चाहिए, तो भाई साहब सबसे पहले प्रेफर्ड होता है इटोमिडेट। क्यों? क्योंकि ये बीपी पर कोई चेंजेस नहीं लाता। अगर आप बात करो, मैं जबकि आप कहोगे सर आपने तो प्रोपोफॉल बताया, तो प्रोपोफॉल इस मायने में बस यही एक मैटर ऐसा है जहां पर आप प्रोपोफॉल को अवॉइड करके इटोमिडेट देना पसंद करते हो, और वो है ब्लड प्रेशर। वो है सबसे बड़ा क्या, ब्लड प्रेशर। अगर बीपी डाउन है, अगर बीपी डाउन है तो कभी प्रोपोफॉल नहीं दिया था, बिकॉज प्रोपोफॉल का वैसोडाइलेटरी इफेक्ट होता है, जिसके कारण वो और ज्यादा बीपी को फॉल डाउन करवा सकता है। समझ आ रहा है? तो मैं आपको अभी प्रोपोफॉल के अंदर पढ़ाऊंगा। गॉट इट? तो मिनिमल चेंजेस या नो चेंजेस इनटू द बीपी, आप बीपी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। ये ड्रग मेटाबोलाइज होती है थ्रू द लीवर, ये ड्रग मेटाबोलाइज होती है थ्रू द लीवर, ये लीवर के रास्ते से मेटाबोलाइज होती है। तो देने से पहले एक बार एलएफटी जरूर देख लें, लीवर फंक्शन टेस्ट, या फिर आपको पूछा जाए कि कौन सा इंड्यूसिंग एजेंट है जो लीवर फेलियर के पेशेंट को आप अवॉइड कर सकते हो, तो वो आता है आपका इटोमिडेट। इटोमिडेट को आप यहां पर अवॉइड कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए, अगर डोज की बात करूं तो मैं 0.2 टू 0.3 mg पर केजी, 0.2 टू 0.3 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप इसका डोज डिसाइड करते हो। देख लो वजन कितना, उसके हिसाब से आपको ले। सपना नहीं, चारू ट्रेड नेम नहीं आते एग्जाम में, आपको यही कंटेंट नेम के हिसाब से ही चलेंगे आपके, वहां पर ट्रेड नेम का कोई जोलदार नहीं चलता है। ठीक है? अरे ठीक है, गुड। तो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट इसके बारे में जो आपको ध्यान में रखना है, बीपी, और इस ड्रग का साइड इफेक्ट आप बोल सकते हो नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग आप बोल सकते हो, ये हो सकता है पेशेंट को। चलो, अगला आता है प्रोपोफॉल, द बेस्ट। मैं मेरे हिसाब से एक वर्ड यूज करता हूं, द बेस्ट इंड्यूसिंग एजेंट प्रोपोफॉल। देखो, सबसे पहली चीज, स्मूथ और रैपिड इंडक्शन करवाता है, स्मूथ एंड रैपिड इंडक्शन। द फर्स्ट पॉइंट इज स्मूथ एंड रैपिड इंडक्शन।
कोई झंझट वंझट नहीं, सीधी बहुत बढ़िया सा इंडक्शन होता है, स्मूथ एंड रैपिड इंजेक्शन। दूसरा, रिकवरी काफी फास्ट होती है इसकी। अरे रिकवरी भी कैसी होती है, रैपिड होती है, रैपिड रिकवरी, मतलब इफेक्ट जल्दी भी जाता है इसका वापस। अगला अगर मैं बात करूं तो ये ड्रग सेरेब्रो प्रोटेक्टिव है, सेरेब्रो प्रोटेक्टिव, मतलब आईसीपी आईसीपी का रोल नहीं है, सेरेब्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट आता है इसका, सेरेब्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट आता है। सबसे बढ़िया पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट आप बोल सकते हो इसको, स्ट्रॉन्गेस्ट इंड्यूसिंग एजेंट। दूसरा पॉइंट जो इसके बारे में, ये ड्रग एंटी इमेटिक एक्टिविटी भी शो करती है, एंटी इमेटिक मतलब ये नोजिया वोमिटिंग को भी प्रिवेंट करती है, नोजिया वोमिटिंग को भी प्रिवेंट करती है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो यहां से पूछा, कौन सा इंड्यूसिंग एजेंट है जो एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी रखता है, तो आंसर आप दोगे प्रोपोफॉल। क्या आंसर दोगे, प्रोपोफॉल एक एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी रखने वाला इंड्यूसिंग एजेंट है। समझ आया। सबसे बड़े पॉइंट जो प्रोपोफॉल के बारे में आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट, एक एंटीमेटिक प्रॉपर्टीज, सब चीजें इसके बारे में अच्छी है। इसलिए तो मैं कह रहा था भाई, जहां पर भी ऑप्शन आया है, क्वेश्चन कुछ भी लिखा हुआ ऑप्शन आया है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये तो आपको आंसर हमेशा आंख बंद करके, नहीं आया तो पोटेशियम करके आ जाओ, अगर कुछ नहीं आया तो पोटेशियम करके आ जाओ। तो वैसे ही ये प्रोपोफॉल है कि अगर आपको इंड्यूसिंग एजेंट से रिगार्डिंग कुछ भी पूछा गया, ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है कि क्या करे, ईटो करे, थायो करे, ये करे, वो करे, आंख बंद करके प्रोपोफॉल करके आ जाओ, 80% चांस है कि आपका आंसर वही जाएगा। अरे जुगाड़ झोल के ऊपर तो सब कुछ चलता है भाई। हाँ, तो अगर किसी को अंडे से एलर्जी है तो उसको नहीं देते। गुड, वेरी गुड। कौन है ये, सृष्टा राणा, सृष्टि राणा, ओके गुड, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं इसकी, ये ड्रग एंटीमेटिक प्रॉपर्टी रखती है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको इसके बारे में याद रखना है, ये ड्रग जो प्रोपोफॉल है, इसकी सबसे बड़ी बुराई, और इसीलिए इटोमिडेट इस पर हावी हो जाती है इस एक पॉइंट के कारण, ये ड्रग वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटरी इफेक्ट दिखाती है, वैसोडाइलेटरी, इवन ये ब्रोंकोडाइलेटर की तरह भी काम करती है। वैसोडाइलेटर और ब्रोंकोडाइलेटरी इफेक्ट दोनों ही दोनों लाती है, ये दोनों ही दोनों लाती है ये। और अगर ये वैसोडाइलेटरी इफेक्ट लाती है तो ध्यान रखना, ये ड्रग बीपी डाउन करवाती है, ये ड्रग बीपी डाउन करवाती है। सबसे बड़ा मुद्दा, कौन से पेशेंट को इंड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कभी भी प्रोपोफॉल नहीं दिया जाएगा, तो जिस पेशेंट का बीपी डाउन है उस पेशेंट को कभी भी इंड्यूसिंग एजेंट के तौर पर प्रोपोफॉल नहीं दिया जाएगा, बिकॉज प्रोपोफॉल वैसोडाइलेटरी इफेक्ट लाता है, तो ये हाइपरटेंशन कॉज करवाता है। तो अगर कोई पेशेंट, इसीलिए तो जब भी इंजेक्शंस की बात आती है या इंट्यूबेशन की बात आती है तो पेशेंट का बीपी देखते हैं कि बीपी कैसा है। तो अगर बीपी पेशेंट का डाउन है तो प्रोपोफॉल अवॉइड किया था, अगर बीपी नॉर्मल तो आप पेशेंट को प्रोपोफॉल, वैसे तो इटोमिडेट तो ज्यादा बेटर। अगर बीपी किसी का हाई है, देखो एक फायदा भी है इसका, अगर किसी पेशेंट का बीपी हाई है, अगर किसी पेशेंट का बीपी हाई है, हाइपरटेंशन, आपको इंडक्शन करना है तो बढ़िया चीज आप प्रोपोफॉल दो, दोनों काम करेगी, इंडक्शन भी करवाएगी, साथ साथ पेशेंट का बीपी भी फॉल डाउन करवाएगी। समझ में आया ये पॉइंट, ये पॉइंट समझ आया है आपको यहां पर? गुड। तो अगर डोज की बात करूं तो वैसे डोज मैंने आपको आगे बता भी दिया है, किसी बुक के अंदर 1 to 2 बताता है, तो किसी के अंदर 1 to 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बताते हैं, 1 to 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ये एनेस्थेटिक, ये इंड्यूसिंग एजेंट दिया जाता है। गॉट इट। अगर मेटाबोलाइजेशन की बात करूं तो ये ड्रग अलग-अलग रास्तों से मेटाबोलाइज होकर निकलती है, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं है। ये ड्रग लीवर से भी निकलती है, लीवर से भी निकलती है, किससे, लीवर, ये ड्रग रीनल से भी निकलती है, और ये ड्रग लंग्स से भी निकलती है, मतलब अलग अलग रास्ते हैं इसके निकलने के। तो ये लीवर फेलियर वाले पेशेंट के अंदर आप ये ड्रग दे सकते हो, क्योंकि इसके पास 2 अल्टरनेट रास्ते होते हैं जो ये वहां से निकल सकते हैं। लीवर फेलियर के पेशेंट में ये दी जा सकती है, सपना पाल, हाँ, लीवर से भी निकलती हैं,
लंग से भी निकलती है और किडनी से भी निकलती है। तो आप अगर किसी पेशेंट लीवर फेलियर के पेशेंट को देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, इट कैन गिवन टू दी लीवर फेलियर पेशेंट, बिकॉज ये यहाँ से निकल सकती है, बात दी जाती है ये ड्रग लीवर फेलियर के पेशेंट को। गॉट इट? समझ आया है यहाँ तक? अरे बोलो। चलो, तो इसके साथ साथ ही आप यूज में लेते हो मसल्स रिलैक्सेंट, इसके साथ साथ ही आप यूज में लेते हो मसल्स रिलैक्सेंट, तो वो भी अपन यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। मसल्स रिलैक्सेंट की अगर मैं बात करूं, मसल्स रिलैक्सेंट क्या होता है? जो मसल्स को रिलैक्स करे वो मसल्स रिलैक्सेंट। अरे भाई, जो मसल्स को रिलैक्स करे वो मसल्स रिलैक्सेंट। तो आओ बात करते हैं। दो तरीके के होते हैं ये, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट और दूसरे होते हैं पेरिफेरल एक्टिंग। एक होता है जो सेंटर डायरेक्ट मुख्यमंत्री से डील कर रहा है, सेंट्रल एक्टिंग, और दूसरी आती है पेरिफेरल एक्टिंग। एक होते हैं सेंट्रल एक्टिंग तो दूसरे होते हैं पेरिफेरल एक्टिंग। अगर मैं सेंट्रल एक्टिंग जो डायरेक्ट यहां से डील कर रहा है उनको आप बोलते हो सेंट्रल एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। तो सेंट्रली डील करवाने वाले आपके आते हैं डाइजेपाम। डाइजेपाम डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, डाइजेपाम, डाइजेपाम। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा गाबापेंटीन। अरे गाबापेंटीन नाम सुने हो? गाबापेंटीन नाम सुने हो? चलो, गाबापेंटीन, बैक्लोफेन नाम सुने हो? बैक्लोफेन, ये भी गाबा डेरिवेटिव्स ही है, ये भी एक टाइप का गाबा डेरिवेटिव्स, ये सारे गाबा डेरिवेटिव्स ही चल रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक टाइप का गाबा डेरिवेटिव्स है। गुड। दूसरे आते हैं पेरिफेरल एक्टिंग। सबसे उम्दा तो ये वाला है जो आपको समझने है। दूसरे आते हैं आपके पेरिफेरल एक्टिंग। तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं यहाँ पर क्योंकि पेरिफेरल एक्टिंग मेरे आएंगे नहीं यहाँ पर। पेरिफेरल एक्टिंग बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीपोलराइजिंग, एक होते हैं आपके डीपोलराइजिंग और दूसरे होते हैं नॉन डीपोलराइजिंग। नॉन डीपोलराइजिंग अदर वैरायटी के भी आते हैं जैसे बोटुलियम टॉक्साइड वगैरह, हम उनकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो दो टाइप के पेरिफेरल एक्टिंग होते हैं, एक होते हैं आपके नोनो जसबीर सिंह, बुसल्फेन एक एंटी कैंसर है, उसकी बात नहीं हो रही है, ये बैक्लोफेन है। बैक्लोफेन, बुसल्फेन इज अ एंटी कैंसर ड्रग, और बुसल्फेन ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कोज करवाती है। इसका साइड इफेक्ट बेसिकली पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, और इस ड्रग को देने से पहले पेशेंट का एक बार पीएफटी जरूर करना चाहिए। तो इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो मैं बात करूं बैक्लोफेन, तो बैक्लोफेन ये तो एक गाबा डेरिवेटिव्स आप बोल सकते हो इसको, ये एक टाइप का गाबा डेरिवेटिव्स है। चलो, तो मैं बात करता हूं पेरिफेरल एक्टिंग की। तो पेरिफेरल एक्टिंग दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डीपोलराइजिंग और दूसरे होते हैं नॉन डीपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट। तो आओ, क्या होता है डीपोलराइजिंग और क्या होते हैं नॉन डीपोलराइजिंग? तो पहले तो इनका मतलब समझ लो। तो मनोज कुमार, क्या होता है मतलब सुनो। हाँ, जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के एगोनिस्ट की तरह काम करे वो तो होते हैं आपके डीपोलराइजिंग। जो एसिटाइल कोलिन मसल्स रिलैक्सेंट में बात कर रहा हूं यहाँ पर डीपोलराइजिंग की। जो एसिटाइल कोलिन एक्ट एज अ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, और दूसरे जो होते हैं नॉन डीपोलराइजिंग, ये आपके नर्व इंपल्स को ब्लॉक करते हैं और स्केलेटल मसल्स को कर देते हैं पैरालाइज। मतलब बेसिकली ये आपके ज्यादा काम वाली चीजें जो आपके क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को ब्लॉक करते हैं और मसल्स पैरालाइज, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही है, आपके मसल्स को पैरालाइज कर रहे हैं थ्रू द नर्व ब्लॉक। ये नर्व ब्लॉक के थ्रू करते हैं और इनका लेना देना कैल्शियम, अरे भाई एक्शन पोटेंशियल के ऊपर काम करते हैं। ये पूरे के पूरे एक्शन पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड होते हैं और इनका एक्शन पोटेंशियल का नाता नहीं है, ये डायरेक्ट इनका सीधा फंडा है। इट ब्लॉक द नर्व इंपल्स, इट ब्लॉक द नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स को ब्लॉक किया और मसल्स पैरालाइज हो गया सीधा। ये उस बेसिस पे काम करते हैं। तो अगर मैं डीपोलराइजिंग का एक एग्जांपल दूं तो सक्सिनाइल कोलिन आपकी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। सक्सिनाइल
कॉलिन शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, दुनिया कुछ भी गए सबसे शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होता है सक्सिडाइलकोलिन। इधर दिया उधर बाहर निकलने का काम धाम चालू। These blocks the nerve impulse। प्रोमिला भारद्वाज ये करती है आपके नर्व इंपल्स को ब्लॉक। हाँ तो सक्सिडाइलकोलिन ये रहा आपका जो एक टाइप का डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है और शॉर्ट एक्टिंग भी है। कैसा है? शॉर्ट। हम इसकी बात करते हैं नॉन डीपोलराइजिंग की, जुड़े रहना। नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट की हम बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके शॉर्ट एक्टिंग, जुड़े रहना, शॉर्ट एक्टिंग। दूसरे अगर मैं बात करूं तो दूसरे होता है इंटरमिटेंट एक्टिंग। और तीसरे होते हैं लॉन्ग एक्टिंग। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, दूसरे होते हैं इंटरमिटेंट एक्टिंग और तीसरे होते हैं लॉन्ग एक्टिंग। अगर मैं शॉर्ट एक्टिंग ड्यूरेशंस के हिसाब से अगर आपको मैं बताना चाहूं, ड्यूरेशंस के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो गुड्डो, तो ड्यूरेशंस के हिसाब से ये 15 से 20 मिनट तक काम करते हैं। ये देने के बाद भी पेशेंट मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे फॉर द 15 टू 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट। इंटरमिटेंट एक्टिंग की मैं बात करता हूं, ये काम करते हैं 20 से 50 मिनट, 20 टू 50 मिनट तक इनका इफेक्ट रह सकता है। और अगर मैं बात करूं लॉन्ग एक्टिंग की तो मोर देन 50 मिनट्स, 50 मिनट से ज्यादा इनका इफेक्ट रहता है। इसलिए तो नाम इनका लॉन्ग एक्टिंग, इसीलिए तो नाम इनका लॉन्ग एक्टिंग है। चलो आओ तो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं इनके तो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आपको एग्जांपल्स मीवैक्यूरोनियम सुने हो नाम, ये एक टाइप का शॉर्ट एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट है। ये एक टाइप का शॉर्ट एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट है। अगर मैं बात करूं इंटरमिटेंट एक्टिंग की तो इंटरमिटेंट एक्टिंग के अंदर आपने नाम सुना होगा वैक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम और एट्राक्यूरियम। नाम सुने होंगे आपने, वैक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम और एट्राक्यूरियम। दीज आर द इंटरमिटेंट एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। तो मिस निधि ज्यादातर वैक देखा होगा आपने, इसका डोज होता है 0.1 mg पर केजी, 0.1 mg पर केजी, ज्यादातर यही आपको देखने को मिलेगा। तो रॉक्यूरोनियम, हाँ बिल्कुल, एट्राक्यूरियम निधि, रॉक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, दीज आर द इंटरमिटेंट एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट जिनका इफेक्ट 20 से 50 मिनट तक का होता है। तीसरे आते हैं लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग तो डॉक्साक्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम, पेनक्यूरोनियम, पेनक्यूरोनियम। ये लास्ट ईयर नॉर्सेट का पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है जो सबसे लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। ऑप्शन दे रखे थे रॉक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम, पेनक्यूरोनियम और एट्राक्यूरियम। तो आंसर जाएगा पेनक्यूरोनियम। तो शिवम कुमार ने एट्रा बहुत दिया है। तो ये तो इंटरमिटेंट है। ऑप्शन में ये तीन थे और चौथा पेनक्यूरोनियम था और इसका आंसर पेनक्यूरोनियम है। तो ध्यान रखें, सबसे लॉन्ग एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट पेनक्यूरोनियम होता है। दुनिया कुछ भी गया, आंसर यही लगा करना। अरे बोलो भारत माता की। तो पेनक्यूरोनियम। एक पिप्राक्यूरियम करके भी आता, वो भी आप देख सकते हो, पेपिक्यूरियम, पेपिक्यूरियम, पेनक्यूरोनियम। अच्छा डोज, अगर कभी डोज भी पूछा जाए तो इसका डोज होता है 0.04 टू 0.1 mg पर केजी, बॉडी वेट के हिसाब से चलता है। आई होप सो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट से रिगार्डिंग मिली होगी। और कुछ शंका है तो आप बता सकते हो। सॉरी, स्टार्ट के टाइम में थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिसके कारण। तो
क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम अलग से क्लास ले लेंगे निधि इसके ऊपर, सीपीआर के ऊपर। ईसीजी इमेज जरूर बताएंगे। अरे 4-5 इमेज है ईसीजी के मोनिका जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। लुक एट दिस, ये एक नॉर्मल ईसीजी है, PQRST। PQRST तो सबसे पहला देखो, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से बनती है P, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से बनती है QRS कॉम्प्लेक्स, और कंप्लीट रिलैक्सेशन से बनती है T। बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, सुनना। देखो, एक होता है रीपोलराइजेशन, एक होता है डीपोलराइजेशन। री मतलब रिलैक्स, मतलब एट्रियल डायलेशन को अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन। किसी को भी डायलेशन से, चाहे एट्रियल हो या वेंट्रिकल हो, क्योंकि रीपोलराइजेशन तो दोनों का होता है, डीपोलराइजेशन भी दोनों का होता है। अगर रिलैक्स हो रहा है तो रीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो डीपोलराइजेशन। ध्यान से सुनना। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन से बनती है पी वेव। मोनिका ध्यान से सुनना, एट्रियल डीपोलराइजेशन से बनती है पी वेव, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से बनती है आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और कंप्लीट रिलैक्सेशन या कंप्लीट रीपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट से बनती है आपकी टी वेव। ठीक है, तो अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो पी वेव पे इफेक्ट आएगा। अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो पी वेव पे इफेक्ट आएगा। तो हो क्या सकता है, अगर किसी पेशेंट के ईसीजी के अंदर पी वेव एब्सेंट है, लुक एट दिस, पी वेव एब्सेंट है, मतलब सीधे शब्दों में बात करूं मैं कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहा। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो वो सिर्फ कांप रहा होगा, तो ऐसे में मैं बोल सकता हूं क्या, एट्रियल सिर्फ कांप रहा, 1 मिनट में मोर देन 400 बीट आ रही है, तो इस कंडीशन को आप नाम देते हो क्या, एट्रियल फिब्रिलेशंस। तो अगर आपको पूछा जाए कि पी वेव एब्सेंट, तो आंसर जाता है एट्रियल फिब्रिलेशंस। ठीक है, अरे ठीक है, गुड। दूसरा देखो, अगर थोड़ी बहुत आ रही है यूं तीखी सी, तो समझ लेना थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रियल फ्लटर होगा, एट्रियल फ्लटर होगा। ठीक है, दूसरी ईसीजी आती है। लोग देखो, बेसिकली एक नॉर्मल ईसीजी के अंदर क्यू वेव कुछ ऐसी होती है, और मैंने जो ईसीजी अभी अगली स्लाइड के अंदर जो फॉर्म की है वो कुछ ऐसी थी। लुक, डिप्रेस क्यू वेव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डिप्रेस क्यू वेव। अगर किसी पेशेंट की ईसीजी के अंदर डिप्रेस क्यू वेव आ रही है, इट इंडिकेट द प्रीवियस एमआई अटैक। अगर जिंदगी में कभी किसी इंसान को एमआई का अटैक आया है और वो बंदा रिवर्ट हो गया, उसके बावजूद लाइफ लॉन्ग तक उसकी जो ईसीजी की जो वेव्स आएगी वो हमेशा आपकी क्यू वेव डिप्रेस ही आएगी। क्यू वेव कैसी आएगी, डिप्रेस ही आएगी। दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो कौन सी ईसीजी की कौन सी वेव है जो प्रीवियस एमआई अटैक को इंडिकेट करती है, तो क्यू वेव्स। कौन सी ईसीजी की वेव है जो प्रीवियस एमआई अटैक को इंडिकेट करती है, तो आंसर जाएगा क्यू वेव। गॉट इट, समझ आया है कुछ? चलो आगे चलते हैं। अगला आपका आता है क्या, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शंस होता है। तो एक वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर आपके जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इसकी ड्यूरेशन, इसकी जगह फिक्स होती है कि इतनी जगह में बनना चाहिए। एक नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखो 2.5 2.5 3 5 ब्लॉक होते हैं ईसीजी के पेपर के अंदर, तो 2.5 2.5 2.5 3 5, 2.5 2.5 2.5 3 5, तो 2.5 ब्लॉक के अंदर जो आपकी चीजें बनी है वो 2.5 में बननी चाहिए। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जगह ज्यादा ले रहा है, मतलब समझ जाना कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनने में टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब जो करंट बाहर जा रहा है वेंट्रिकल से। लोग ऐसे नोड से इंपल्स आया, एबी नोड से गया बंडल ऑफ, जो ये बाहर जा रहा है ना करंट, ये बाहर से वेंट्रिकल्स की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। तो अगर इस करंट को बाहर जाने में टाइम ज्यादा लगा, मैं आपको मायोकार्डियम की स्ट्रक्चर अगर बना के बताऊं तो दिस इज द मायोकार्डियम। आपकी जो कार्डियक या जिसको आपको कार्डियक स्केलेटल बोलते हो, दिस इज द मायोकार्डियम। यहां से इंपल्स आ रहा है। देखो एक बेसिक सी चीज बता रहा हूं, ये मेरा खेत है, मैंने खेत के चारों तरफ लोहे की तारबंदी कर रखी है, और इस लोहे की तारबंदी में मैंने करंट डाल दिया, तो करंट जो है वो बिल्कुल एंड छोर के ऊपर जा रहा है, बिल्कुल लास्ट वाले छोर के ऊपर जा रहा है, वो इस रास्ते से जा रहा है, यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। ये सबसे शॉर्ट रास्ता जो उसने यूज में लिया। अगर मैं कहूं कि यहां पर बीच में ये वायर टूट गया है, या वायर के बीच में
एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया है जिसके कारण करंट पास नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये करंट अब वहां जाने के लिए किसी और रास्ते की हेल्प लेगा, अब ये यहां से जाएगा तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक वैसे ही मायोकार्डियम से जो करंट पास हो रहा है, वो करंट अगर यहां से जा रहा है और यहां पर कोई सेल मर चुकी है, भाई सेल मर चुकी है कोई, तो करंट पास नहीं होने देगी, तो ऐसे में वो करंट यहां से जाएगा या कहीं और से जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा। तो एमआई अटैक के अंदर आपको वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्शंस की, तो कॉन्ट्रैक्शंस के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम। तो बहुत बार कैल्शियम की शॉर्टेज के कारण की हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशंस में भी आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड देखने को मिल सकता है। गॉट इट? चलो अगला आता है आपका टी वेव के ऊपर। तो टी वेव, नॉर्मल टी वेव ये भी आपकी, अगर आपको पूछा जाए टॉल टी वेव तो हाइपरकैलिमिया, और अगर आपको पूछा जाए इनवर्स टी वेव तो हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया तो बेसिकली कुछ 7-8 ईसीजीज हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, रट लो भले उनको आप, अरे रट लो। तो भारत माता की जय। तो ये एक स्पेशल डिमांडिंग क्लास थी, किसी की स्पेशल डिमांड के ऊपर कि एनेस्थीसिया के ऊपर एक क्लास ली जाए। हाँ, तो अब आप अपनी डिमांड बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट क्लास कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट क्लास में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग दूं मैं। थैंक यू मुझे नहीं, जिनके लिए जिन्होंने कहा था कि सर इनके ऊपर क्लास ली जाए, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, तो उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि हाँ एनेस्थीसिया उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, और लास्ट ईयर एग्जाम के दौरान तो मैंने भी ये चीज पढ़ी देखी, तो पता चला कि हाँ लास्ट ईयर बेसिकली इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हेल्दी रहे एंड बी रेडी फॉर द एग्जाम। नॉर्सेट इस बार क्रैक करना है, नॉर्सेट इस बार क्रैक करना है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू। क्लास शेयर जरूर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए। थैंक यू सो मच।